नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेज में। तो आज हम कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 की मैथ का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाला रेखीय समीकरण। इसके पहले भी हमने प्रयास किया था कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए, लेकिन उसको हमने बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन अब की बार हम कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोग अपना थोड़ा सहयोग बनाए रखिएगा। आप लोग का सहयोग अगर रहेगा तो हम जो है कि पूरे मैथ को कवर करेंगे। उस बार थोड़ा जो है कि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने उसको वहीं पर रोक दिया था। तो एक बार हम फिर से प्रयास करने जा रहे हैं। आपकी बात पूरा हमको विश्वास है कि आप लोग का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से संबंधित जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए। तो आज हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो चैप्टर है तीसरा चैप्टर, और जिस चैप्टर का जो नाम है वो है दो चर वाला रेखीय समीकरण। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ये जान करके कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसा होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे समीकरण होता क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो आज चलिए हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। अगर मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले आपसे कहूँ समीकरण किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों आप पहले समझिए समीकरण क्या होता है। समीकरण जिसमें दो पक्ष होता है और बीच में बराबर का चिन्ह, दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह और उसमें कोई ना कोई चर होना आवश्यक, वही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे मैं लिख दिया 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9। तो इसमें आपको खुद दिख रहा होगा कि दो पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है, लेकिन इसमें कोई चर राशि नहीं, इसलिए यह समीकरण नहीं कहलाएगा। समीकरण की पहचान नहीं होती है, उसमें दो पक्ष होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है और उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि जरूर रहनी चाहिए। तो इसमें दो पक्ष तो है, ये हमारा दायां पक्ष और एक हमारा बायां पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह भी हमें दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई अज्ञात राशि नहीं है, इसलिए इसे हम समीकरण नहीं कहेंगे। अगर मैं यहीं पर इसको अगर ऐसे लिख दूं 5x + 4 = बच्चों 9, तो हमारे क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमको दिख रहा है कि इसमें दो पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है और इसमें अज्ञात राशि के रूप में एक चर है जो क्या है, x। चर के बारे में आप लोग परिचित होंगे, A to Z ABCD के रूप में जो हम लोग लिखते हैं वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो ये शर्त है कि समीकरण की कि उसमें दो पक्ष होना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह रहना चाहिए और साथ ही साथ उसमें अज्ञात राशि के रूप में एक चर का होना आवश्यक है, तब वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अच्छा, ये तो समीकरण का मैंने आप लोग को बता दिया समीकरण क्या होता है। और अगर समीकरण को हल की बात किया जाए कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समीकरण को हल कीजिए, तो समीकरण को हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि जो उसमें चर है उसका मान निकालना। जैसे अगर मैं कहूं इस समीकरण को हल कीजिए, तो इसका मतलब इस समीकरण को हल करने का मतलब है अज्ञात राशि का क्या निकालना, मान निकालना। जैसे मैं एक सिंपल सा अगर मैं समीकरण लेकर समझाऊं जिससे आपको आसानी समझ में आ सके, जैसे मैं कहीं पर लिखा हूँ x + 4 = 9, तो पहली बात तो ये समीकरण है, दो पक्ष हमको दिख रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह भी है और साथ ही साथ अज्ञात राशि चर x हमें दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया, क्योंकि हमारे शर्तों का पालन कर रहा है, दो पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है और अज्ञात राशि क्या है, x है, इसलिए क्या हो गया बच्चों, चर हो गया। अब अगर मैं आपसे समीकरण हो गया। अगर अब मैं आपसे कहूं कि इस समीकरण को हल कीजिए, तो जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि समीकरण को हल कीजिए, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं अज्ञात राशि x का मान निकालें। अज्ञात राशि x का मान निकालें, यहाँ पर कोई संख्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा जिसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि बच्चों x के बराबर क्या लिया जाए, तो आप कहेंगे कि x के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
क्योंकि जब मैं x के बराबर 5 लूंगा तो यहाँ पर 5 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि इस समीकरण का हल क्या निकल के आएगा, तो इस समीकरण का हल क्या निकल के आएगा, इस समीकरण का हल निकल के आएगा 5। ये जो अज्ञात राशि का मान निकला है यही समीकरण का हल होगा, और समीकरण को हल करने का मतलब अज्ञात राशि का मान निकलना। तो आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी कि समीकरण क्या होता है और समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ फिर से, समीकरण की पहचान क्या होगी बच्चों, दो पक्ष रहेगा, बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा और उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि चर के रूप में होना अति आवश्यक है, तब वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। और अगर आपसे कोई कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, तो समीकरण को हल करने का मतलब हो जाएगा कि उसमें जो अज्ञात राशि है, जो चर के रूप में अज्ञात राशि है, उसका मान निकालना, और वह मान अगर समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अगर वह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तब वो उसका हल कहलाएगा। जैसे ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अगर मैं x की जगह 5 रखूंगा तो 5 + 4 बराबर 9, तो यह समीकरण को जो x का मान है यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है, समीकरण। और समीकरण को हल करना मतलब अज्ञात राशि का मान निकालना, और अज्ञात राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, तब वह समीकरण क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अगर मैं आपसे यही कहता कि x बराबर 2, अगर मैं ले लेता बच्चे x बराबर 2 और मैं आपसे कहता कि ये समीकरण का हल है कि नहीं, तो आप देखिए समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं, x बराबर 2 ये समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं कराएगा। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया है कि समीकरण और समीकरण को हल करने का मतलब और समीकरण का हल क्या होता है। अब जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास अज्ञात राशि कितनी रहेगी, 2 रहेगी। समीकरण में अज्ञात राशि का होना जरूरी है, तो अज्ञात राशि चर के रूप में होती है और इसका नाम ही है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसका मतलब कि ऐसा समीकरण रहेगा जिसमें दो अज्ञात राशि रहेंगे, दो चर रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा, दो चरों वाला। अब देखिए एक एक मैं आप लोग को एक एक शब्द का मीनिंग समझाते हुए चलूंगा कि ये चैप्टर क्या है और इसमें हमें किस टाइप के समीकरण को पढ़ना है। समीकरण कई प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको जो समीकरण दिया था वो सिंपल, बहुत आसान, वो तो जो है कि नॉर्मल समीकरण होते हैं। तो अभी हम लोग को कौन सा समीकरण देखना है, अभी हम लोग को देखना है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर मतलब कि हमारे पास अज्ञात राशि कितनी रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। अज्ञात राशि कितनी रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। तो अगर मैं लिखूं, अच्छा अज्ञात राशि 2 रहनी चाहिए, इसका मतलब कि दोनों अज्ञात राशि अलग अलग रहनी चाहिए। अब आप सोचेंगे अज्ञात राशि 2 रहनी चाहिए, तो ऐसे मत सोच लीजिएगा कि 5 + 4x बराबर, मान लीजिए मैंने 10 दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि आप इसको जोड़ेंगे तो 5 × 9 x हो जाएगा, वो तो एक ही अज्ञात राशि है, एक ही चर उसमें है, कौन, x। ये अलग अलग चर रहने चाहिए, दो चर का मतलब दोनों चर कैसे रहने चाहिए, अलग अलग रहने चाहिए। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण मतलब हमारे पास अज्ञात राशि 2 चर रहेंगे, अज्ञात राशि के रूप में 2 चर रहेंगे। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x + 5y बराबर क्या, 9। मैंने क्या लिख दिया, 2x + 5y बराबर क्या लिख दिया, 9। अब देखिए यहाँ पर दो चर हैं x और y, तो दो चरों वाला, तो दो चर तो हो गए। अच्छा पहले देख लेते हैं समीकरण है कि नहीं। अच्छा समीकरण की कंडीशन क्या होती है, दो पक्ष रहना चाहिए, हाँ दो पक्ष हमको दिख रहा है। बीच में बराबर का चिन्ह रहना चाहिए, हाँ बीच में बराबर का चिन्ह भी हमको दिख रहा है, यानी दो पक्ष बीच में बराबर का चिन्ह। लेकिन तीसरी कंडीशन, उसमें कोई ना कोई अज्ञात राशि रहनी चाहिए, हाँ इसमें अज्ञात राशि 2 है, यानी चर इसमें कितने हैं, 2 हैं, x और y। तो पहली बात तो यह जो हमारा समीकरण का रूल होता है, समीकरण के रूल को पालन कर रहा है। क्यों, क्योंकि दो पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है और अज्ञात राशि है, समीकरण है। लेकिन समीकरण में कौन सा समीकरण है, तो समीकरण में अगर देखा जाए तो दो चर इसमें है, दो अज्ञात राशि है, x और y, इसका मतलब दो चरों वाला समीकरण है। अच्छा अब यहाँ पर रैखिक का मतलब समझ लेते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा है। तो रैखिक का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारा अज्ञात राशि के रूप में चर है उसकी अधिकतम घात 1 रहनी चाहिए, उसकी अधिकतम घात कितनी रहनी चाहिए, 1। जो चर होता है चर की जो घात रहनी चाहिए, जो अज्ञात राशि के रूप में दो चर हैं उन दोनों चरों की घात क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा x है इसकी भी घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पर जो हमारा y है इसकी भी घात कितनी है, 1 है। तो देखिए दो चरों, हाँ दो चरों वाला हो गया क्योंकि दो चर हैं, दो चरों वाला रैखिक मतलब कि जो चर है उसकी घात 1, तो दोनों चरों घात क्या है, 1 है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो इस प्रकार से आपका होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो,
अलग अलग दो चर हों और दोनों चरों की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, वह होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। लेकिन आपका जो चैप्टर है इसका मैं तो अभी तो सिर्फ लिखा था दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो मैंने आपको समझा दिया कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है। लेकिन जो आपका पूरा चैप्टर है वह है बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि हमको दो चरों वाले रैखिक समीकरण जोड़े के रूप में मिलेंगे, पेयर के रूप में मिलेंगे। जैसे एक समीकरण ये हो गया तो दूसरा कोई समीकरण रहेगा, जैसे मान लीजिए 3x - 4y बराबर 10। तो इस प्रकार से हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो हो गए। तो इसी को बोला जाता है बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़े के रूप में रहेंगे। तो देखिए सब हम पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं। जब चैप्टर हमको जैसे देखिए जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो जब उस हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में अगर पहले से अच्छे से जानकारी ले लें तो वो रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, वो चैप्टर है क्या, वो चैप्टर हमें उस चैप्टर किस चीज़ के बारे में बात करता है, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको एकदम पूरा बेसिक से बताया पहले भैया इसमें समीकरण है। तो समीकरण मतलब क्या होता है, तो समीकरण का मतलब होता है दो पक्ष रहना चाहिए, बीच में बराबर का चिन्ह रहना चाहिए, उसमें अज्ञात राशि रहनी चाहिए, वही क्या होता है, समीकरण होता है। अच्छा फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो मैंने आपको बताया दो चरों मतलब अज्ञात राशि दो रहनी चाहिए और चर की अधिकतम घात कितनी रहनी चाहिए, एक रहनी चाहिए। लेकिन चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर रहेंगे और दोनों की घात अधिकतम एक रहेगी तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। और जब वही दो होंगे पेयर के रूप में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर के बारे में बता दिया कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। अच्छा अब जैसे बच्चा कोई भी चीज होता है तो उसका एक बनावट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उसी बनावट को सभी लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर है, इसका भी एक क्या है, बनावट है। तो मैं अब ये बताऊंगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। यानी हम क्या देखने जा रहे हैं, मानक रूप। दो चरों वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। देखिए मानक रूप मतलब ये होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसका ढांचा कैसा होता है, यानी जितने भी समीकरण होते हैं वो किस टाइप में रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो देखिए आपको तो ये पता चल गया कि उनकी कुछ बनावट तो पता चल गया कि उसमें दो चर रहेंगे और साथ ही साथ उन दोनों चरों की अधिकतम घात क्या रहेगी, एक रहेगी। तो इसका जो मानक रूप होता है बच्चा वो होता है, जैसे दो समीकरण है तो a1x, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या, 0। अब फिर दूसरा समीकरण है, दो समीकरण है क्योंकि युग्म है तो दो समीकरण, तो दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या बच्चा, 0। अब देखिए ये हमको बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आपके पास जितने भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आएंगे वो इसी टाइप में होंगे, वो इसी के रूप के होंगे। अब इसमें ए बी सी क्या है, तो देखिए आपको मैंने ढांचा दे दिया है, अब आप इसी ढांचा में ए के स्थान पर, बी के स्थान पर, सी के स्थान पर अलग अलग नंबर रख करके अलग अलग समीकरण बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ए की जगह मैंने 2 रख दिया तो 2x, फिर मैंने क्या किया, b1 की जगह मैंने 5 रख दिया तो क्या हो गया 5y। और अच्छा देखिए अब मैं अपने जो हमारा 9 है, 9 को मैं इधर भेज दूंगा, जब 9 को इधर भेजूंगा तो -9 हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो 9 है वो क्या है, c1 का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका जो मानक रूप होता है, उनका जो ढांचा होता है वो कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण रहेगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्योंकि अब यहाँ पर आपको क्या a1 b1 c1 ये सब क्या है, a1 b1 c1 या a2 b2 c2 ये क्या है, तो यह नंबर है, इनके स्थान पर नंबर रहेगा।
जैसे आप यहाँ पर 2 रख करके, 5 रख के, 4 रख करके, यहाँ पर कुछ अलग अलग नंबर रख करके आप ढेर सारा समीकरण क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी अच्छा देखिए, अब हम कह सकते हैं कि A1 B1 C1 ये सब क्या है, तो ये सब नंबर है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि A बराबर आपको 0 नहीं लेना है, B बराबर आपको 0 नहीं लेना है, लेकिन C बराबर आप 0 ले सकते हैं। मानक रूप में कहा जाता है कि A बराबर आप 0 नहीं ले सकते हैं, B बराबर आप 0 नहीं ले सकते हैं और C बराबर भी आप 0 नहीं ले सकते हैं। आइए समझते हैं कि हम जब A B C नंबर हैं तो 0 भी तो एक नंबर है, 0 भी तो एक पूर्णांक है, तो उसमें हम लोग A B C में जब कोई पूर्णांक है तो 0 को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है और C के स्थान पर 0 क्यों लिया जा रहा है। तो देखिए ऐसे समझिए, जैसे बच्चा यहाँ पर x के साथ गुणे में A1 है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x के साथ गुणे में A1 है। अगर आपने A1 बराबर 0 ले लिया तो 0 से जब किसी भी नंबर में या किसी भी नंबर में गुणा किया जाता है तो 0 हो जाता है। तो जब आप A1 की जगह 0 रख करके x में गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा अब सोचिए, जब आपका ये पूरा 0 हो जाएगा तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी जब आपने A1 के यहाँ 0 लिया तो x वाला गायब हो गया। अच्छा जब x वाला गायब हो गया तो हम तो पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तब तो इसमें 2 चर बचाएंगे, तब तो इसमें सिर्फ क्या बचा है, एक चर y। इसी प्रकार से अगर आप b1 की जगह 0 लेंगे तो फिर y वाला 0 हो जाएगा, और जब y वाला 0 हो जाएगा सिर्फ कौन बचेगा, x वाला बचेगा, यानी फिर से सिर्फ एक चर बचेगा। लेकिन अगर आप C1 की जगह 0 लेते हैं तो इससे आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि A1 की जगह आप 0 नहीं ले सकते हैं, B1 की जगह आप 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप A B की जगह 0 लेंगे तो यह एक चर बच जाएगा। यानी आप x का गुणांक A1 की जगह 0 लेंगे तो x वाला गायब हो जाएगा, आप B1 की जगह 0 लेंगे तो y वाला गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से A1 B1 जो है कि 0 नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है, A1 A2 B2 के स्थान पर 0 नहीं लेना। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हमको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका क्या है। हल करने के तरीके से पहले मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ समीकरण को हल करने में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। आज मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, इस चैप्टर से मैंने आपका परिचय करवाया कि ये चैप्टर आखिर है क्या। तो आपको समझ में आया होगा कि समीकरण क्या होता है। साथ ही साथ जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और साथ ही साथ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसा होता है ये भी आपको समझ में आया। तो अभी मैं छोटी छोटी वीडियो बस बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया। अब नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, 3A एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है और समीकरण हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे कई चीज होता है, जैसे आखिर ये समीकरण हम क्यों पढ़ते हैं, इस समीकरण का क्या उपयोग हुआ, केवल बस परीक्षाओं के लिए पढ़ा जाता है या फिर इनका दैनिक जीवन में भी कहीं पर उपयोग होता है। तो बच्चों इन समीकरणों का हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है, और जब हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि दैनिक जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, हल किया जाता है। इसलिए समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समीकरण के द्वारा कुछ ऐसे ऐसे हमारे सामने जो है कि प्रश्न आ जाते हैं जिनको सोच करके जवाब देना बहुत ही कठिन होता है, और वहीं पर जब हम उन प्रश्नों को समीकरण में बना करके और उसको हल करते हैं तो वो सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कह देता है कि 4 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 7 साल बाद पिता अपने पुत्र से 8 गुना हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब ऐसे प्रश्न को अगर आप सोचने लगेंगे तो आप सोच करके उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और यहीं पर कौन काम आ जाता है, समीकरण काम आ जाता है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए समीकरण के माध्यम से आप जैसे ही प्रश्न को समीकरण बनाएंगे सवाल एकदम आसान हो जाएगा, और हल कर देंगे समीकरण को तो प्रश्न का जवाब आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत वीडियो छोटी सी बनाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।